से दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी भाई। हाय। ऊपर वाले की दुआ, आप जैसे दोस्तों का साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, लिटरेचर, 12 स्टेप प्रोग्राम और मेरे फैमिली मेम्बर, इस सबके बदौलत आज मैंने शराब नहीं पिया है और एक बढ़िया ज़िंदगी जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, कल मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करी फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो मेरे स्पॉन्सर के ज़रिए मुझे समझ में आई थी, और कुछ बातें मैंने बताई। दूसरे मेरे स्पॉन्सर ने जो मुझे बताया था कि, और मैंने भी अनुभव किया कि ए में तो आ गया था, शराब तो रुक गई थी, लेकिन अभी भी मेरे को मेरी मेरा प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, मेरी समस्या क्या है, उसको सही ढंग से मैंने अभी भी समझा नहीं। और नहीं समझा है, इसका कारण ऐसा है कि मेरा जो एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो शुरुआती दौर में बहुत मेरे में ज़्यादा रहता है, जिसका उल्लेख बिग बुक के अंदर किया गया है कि हर कोई ऐसा अभिनेता बनना चाहता है जो पूरा नाटक अपने बलबूते पे प्रस्तुत करता है, यानी कि मेरा आत्म केंद्रितपना। मेरे इस आत्म केंद्रितपने के वजह से मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा शराब के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है। और वो तो जो मेरे स्पॉन्सर थे वो मुझे बता रहे थे, और वो मुझे बार बार चेता रहे थे हर चीज के बारे में जब भी मैं बात कर रहा था। और उनका जो पूरा फोकस था वो था ईज़म पे, और वो ईज़म के बारे में हमेशा ऐसा कहते थे कि आई सेल्फ मी। और मैं भी उसको मेरी भाषा में मुझे समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा कि मैं, मेरा और मुझे। और मेरी समस्या यही थी, क्योंकि हर जगह पे मैं अपने आप को ही ढूंढता था आत्म केंद्रित होने की वजह से। हर जगह पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अटेंशन मिलना चाहिए, मुझे लोगों ने देखना चाहिए, मेरी प्रेजेंटी को महसूस करना चाहिए। ये मेरा चल रहा था। और ये इज़म के वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे आत्म केंद्रित वृत्ति की वजह से। तो नहीं पी रहा था। और मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि झूठी जिंदगी जीना बंद कर, क्योंकि जैसे अपने प्रियम्बल में बोला गया है कि अ, जो लोग अपने आप के साथ ईमानदार नहीं रहते, ऐसे ही स्त्री और पुरुष अपने आप को सुधारने में असमर्थ है। तो मेरे स्पॉन्सर का कहना ये था कि ईमानदारी तो ठीक है, हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बेईमानी क्या है वो जरा देख लेंगे। और वो कहते थे कि झूठी जिंदगी जीना, यानी कि लिविंग इन द लाई। अभी लिविंग इन द लाई क्या चलता था मेरा तो, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं घरों से दूर रह रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा वो जो स्वार्थीपना है, मेरा जो मतलबीपना है, वो हर जगह पे मुझे दिखाई देता था। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ी बहुत चालबाजियाँ करता था, और वो चालबाजियों की वजह से कभी कभी ऐसा लोगों को नहीं समझ में आता था। लेकिन बहुत से टाइम पे मेरा मन मेरे को अंदर से बोलता था कि अरे यार, ये बरोबर नहीं चल। तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बस मैं आज दारू से दूर हूँ, शराब से दूर हूँ, तो मेरा क्या चल रहा है। मैं वाकई ईमानदारी से ज़िंदगी जी रहा हूँ, या मेरी अभी भी पुरानी चालबाजियाँ चल रही है। कि फर्स्ट स्टेप में आने के बाद, फर्स्ट स्टेप कबूल करने के बाद, मेरा वो ड्राइडन स्टेज जो है वो इतनी जल्दी चला नहीं जाता है। और मुझे अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि यार मैं कैसा अभी भी अ, बीमारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये बीमारी के बारे में जब तक मैं नहीं देखूंगा, तब तक मेरे को ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा, मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि हतबलता अगर मान्य करनी है तो
सिर्फ शराब के सामने ही नहीं, तो मैं परिस्थिति के सामने हतबल हूँ, मैं लोगों के सामने हतबल हूँ, मैं जगहों के सामने हतबल हूँ, मैं विचारों के सामने हतबल हूँ, मैं मेरे भावनाओं के सामने हतबल हूँ। भी ये जो चीज है, जैसा मेरे स्पॉन्सर कह रहे थे कि अगर मेरी समस्या क्या है ये मेरे को समझ ही नहीं है कि भी मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि अपने आप से एक सवाल कर कि विचार तू करता है या विचार तेरा जीवन चलाते हैं। तो मैं जब ये बात को ईमानदारी से देखना चालू किया तो मुझे ऐसा एहसास होना चालू हो गया कि यार मैं विचार नहीं करता हूँ और विचार मेरा जीवन चलाते हैं। और मैं उन विचारों के सामने हतबल हूँ। और कई बार ऐसे विचार रहते हैं वो उटपटांग जो मैं नहीं चाहता हूँ करना, और वो विचार मेरे को आते हैं और वो मेरे अंदर आते हैं और वो बहुत देर तक रहते हैं और मैं उसके साथ में बह के चला जाता हूँ। मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आती है। और फिर बहुत देर के बाद में मुझे इस बात का एहसास होता है कि अरे मैं ये क्या विचार कर रहा हूँ, मुझे ये विचार नहीं करना चाहिए था। ऐसा कई बार सोचने के बाद में भी इस तरीके के विचार आते हैं। फिर कई बार मुझे कुछ भावनाएं आती है जो कि वो भावनाएं मेरे लिए पोषक नहीं है, मेरे को अंदर से तकलीफदायक है। मुझे उन चीज़ों से तकलीफ होती है। और शुरू के रिकवरी में मैंने देखा है कि मेरे जो इमोशंस मेरे को ज़्यादा तकलीफ देते थे वो थे खुन्नस, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में एक आदमी दुखी है और वो हूँ मैं, और मुझे कोई ठीक तरीके से समझ के नहीं लेता है और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा कुछ होते रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मेरे चल रहे थे और इन्हीं के चलते जो शराब से दूर रहने के बाद में जो आनंद मिलना चाहिए, जो अच्छा लगना चाहिए, वो चीज़ों से ये सब प्रॉब्लम के वजह से मैं अपने आप को वंचित कर रहा था, या ये बीमारी के इस पार्ट के वजह से मैं मेरी जिंदगी के इससे खुशियों से दूर जा रहा था। तो देखो अली भाई, मैं विचारों के सामने भी हतबल हूँ, मैं भावनाओं के सामने भी हतबल हूँ, मैं लोगों के सामने भी हतबल हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं, मैं इसको ऐसा कर लूंगा, मैं उसको ऐसा कर लूंगा। ये जो मेरा जो एक नजरिया है, या ये जो मेरा एटीट्यूड है, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, कि मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता हूँ। अभी मुझे ये बात समझनी चाहिए कि भाई गोपी, तू एक बेजान चीज जो शराब है तू उसको कंट्रोल में नहीं पी सकता, तो एक व्यक्ति को, एक आदमी को तू कैसे कंट्रोल कर पाएगा? तू चाहता है तेरे दिमाग में ये विचार नहीं आने चाहिए, फिर भी तेरे को विचार आते हैं। तुझे लगता है कि इस तरीके की भावना नहीं आनी, फिर भी तेरे को इस तरीके की भावना आती। तो ये जो कुछ भी मेरा चल रहा था, और जैसे मेरे स्पॉन्सर कह रहे थे कि ये इसी में अगर मैं जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं झूठी जिंदगी जी रहा हूँ। और अभी सच्ची जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे मेरी इन सारी समस्याओं को भी मेरी हतबलता के इसमें मान्य करना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ हतबल हूँ। ये बात मेरे सामने एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। शराब के सामने तो हुई हूँ, विचारों के सामने हूँ, भावनाओं के सामने हूँ, लोगों के सामने हूँ, परिस्थितियों के सामने हूँ, और कभी कभी कुछ जगहों के सामने हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक जगह पे हतबल नहीं हूँ, और वो है मेरी राइट एक्शन, और वो मुझे करनी चाहिए। राइट एक्शन क्या करनी है मुझे? तो मैं प्रेयर कर सकता हूँ, मैं मदद ले सकता हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ सकता हूँ, नहीं, मैं किसी से मदद मांग सकता हूँ। और तो ये दोस्तों मैंने करना चालू किया, क्योंकि अभी सालों तक बेईमानी करके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। और अभी
एक दिन में मैं पूरी तरह से ईमानदार हो जाऊंगा और मेरी जिंदगी में सब पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। मेरे स्पॉन्सर का कहना ये था हमेशा से, वो कहते थे कि रिकवरी एक लाइफ टाइम का एक प्रोसीजर है। मैं अपने आप को रिकवरी के प्रोसीजर में डाल रहा हूँ अभी, और ये जिंदगी भर चलने वाली है, और मुझे एक दिन के हिसाब से शराब से मुक्ति मिलती है, और वो भी एक दिन अगर मैंने कोशिश की तो, राइट एक्शन की तो। शराब से भी मुक्ति मिलती है, मेरे उन विचारों से भी मुक्ति मिलती है, मेरे उन नकारात्मक भावनाओं से भी मुक्ति मिलती है, या फिर जो मैं ये कंट्रोल करने का जो प्रयत्न करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कभी कभी, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ लोगों को, मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ, और उसके बाद में मैं छोड़ देता हूँ। पहले क्या होता था, मैं छोड़ नहीं पाता था। वो सामने वाला जो कुछ भी करेगा, उसके वजह से उसकी हरकतें मेरे को अंदर से अप डाउन करती रहती थी, ऊपर नीचे करती रहती थी। अभी मैं उस बात को लेके अंदर से रेस्टलेस होता था, अंदर से बेचैन होते रहता था। तो मुझे ये बात 100% मान्य करनी पड़ी, क्योंकि बाकी के कदमों में कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि पहला कदम ही 100% करना चाहिए, इसका उल्लेख है। तो जब मैं ईमानदारी से ये सारी चीजों को स्वीकार करता हूँ कि यार मैं ये सारी चीजों के सामने हाजिर हूँ, और तब जाके मैं क्या करता हूँ, तो मैं उनके साथ में संघर्ष करना बंद कर देता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ अपने आप को कि यार ये नेगेटिव विचार मेरे को क्यों आते हैं। मैं बोलता ठीक है, आ रहे, आने दे, वो आएंगे, चले जाएंगे। नहीं, रास्ता क्रॉस करते टाइम में मैं देखता हूँ कि मैं क्रॉस करने लगा तो गाड़ियाँ आ रही है, तो गाड़ियाँ जाने का इंतजार करने का, एक खाली टाइम आएगा तब तो रास्ता मिल जाएगा, तब क्रॉस कर देना। क्या मैंने देखा कि जब मैं उन विचारों को ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, तो विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मैं उन नकारात्मक भावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, तो उसकी भी तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। और मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं इसके सामने हकबल हूँ। मैं ये कल्पना जो थी मेरे को पहले मान्य नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे पढ़ने लगा, और मुझे ये भी बात पढ़ने लगी कि बस ईमानदार मैं एक दिन में होने वाला नहीं हूँ। मुझे धीरे 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 करके मेरी ईमानदारी बढ़ाती रहनी पड़ेगी। अभी जैसे कि मैं इन सब मामलों में भी हतबल हूँ, ये ईमानदारी से स्वीकार करना, जो कि मेरे लिए बहुत कठिन बात थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शराब खाली बंद है तो बाकी का सब चीज मैं कर सकता हूँ। ये जो मेरे ऊपर जो कुछ और कॉन्फिडेंस था, इसके वजह से कहीं ना कहीं मेरे को शराब से दूर रहने के बाद में भी मेरी अस्वस्थता जो थी वो मेरे को दिखाई देती। तो जब मैंने इस जिंदगी के इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन होने धीरे धीरे शुरू हो गए। और दोस्तों, मुझे दूसरी बात जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताई थी, और जो मैं भी देखता हूँ, क्या है कि अगर यहाँ तक मैंने ये बात को स्वीकार कर लिया, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इधर हमारे इधर पूना में उनके साथ में जब मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप करते टाइम पे मुझे अपने आप से कुछ बेसिक क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं शराब कंट्रोल में पी सकता हूँ क्या? तो जवाब है नहीं। दूसरा सवाल ये है कि मैं शराब से दूर रहने की मेरी इच्छा है क्या? हाँ। अब तीसरा जो सवाल है वो ये है कि शराब से दूर रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये सवाल दोस्तों जब आता है ना, तब मेरे मन के अंदर थोड़ी सी दुविधा आती है। अभी कुछ भी करने को बोला जा रहा है, मतलब क्या होगा? तो इस बारे में जब मैं मेरे स्पॉन्सर से बात किया, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि कुछ भी करने का मतलब ये है कि आगे चल के 12 कदम में जो बोला गया है कि तू तेरा जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में देगा, तू तेरा भूतकाल लिख के निकालेगा, तू उसके बारे में किसी से चर्चा करेगा, तू तेरे दोषों को निकालेगा, तो
जो भी गलत किया है उन सबको ठीक करने की जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों ये मुझे फिर पटा और मुझे लगा कि हाँ, ये जो मेरा स्पॉन्सर बोल रही है कुछ भी करने का मतलब ये है। नहीं तो कैसा है ना, मेरी धारणा ऐसी रहती है कुछ भी करने का इसका मतलब क्या है कि वो मुझे अपने घर में बुलाएगा, बर्तन धुलाएगा। नहीं, मेरा दिमाग पागल है, मैं कुछ भी सोचते रहता हूँ। लेकिन उनका जो मतलब था ये था। अब दोस्तों ये करने के बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि अभी इधर भी कुछ मामला ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि भी कुछ प्रकार के रिजर्वेशन हो सकते हैं। यार मेरे को एक रिजर्वेशन था ऐसा, क्योंकि मैंने जब शराब बंद किया, मैंने 93 में बंद किया। और अभी मैं जब देखता हूँ 2000 साल के बाद में, तो बहुत सारे लोग अभी हमारे इधर मुंबई में, मैं पुणे में रहता हूँ लेकिन मुंबई में उधर वो कुछ डांस बार चलते हैं। और मेरे अंदर एक खुजली थी ऐसी कि यार ये वो दारू नहीं पियेंगे लेकिन साला वो डांस बार में जाके देखेंगे तो सही, साला कैसा रहता है। नहीं, वो लड़कियां नाचती है, वो सर्व करती है, ये करती है, वो करती है, इसका जो ये जो पार्ट है, मुझे ये मालूम है कि मुझे ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए, मुझे स्लिपरी प्लेसेस पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग के अंदर आते रहते हैं। और यही जो भी मेरे लिए सही नहीं है, और वो ऐसे विचार जो आते हैं, मेरे स्पॉन्सर का कहना है कि ये बीमारी है और ये बीमारी मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ऐसे कुछ तो भी धारणाएं मेरे सोसाइटी के अंदर वापस से आना चालू हो सकती है। या फिर मुझे किसी भी तरीके से इजी वे ऑफ मनी कमाने का, पैसा कमाने का, शॉर्टकट से पैसा कमाने का तरीका शायद मिलने के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए घातक है। हाँ, वो शुरू तो थोड़ा थोड़ा होएगी, फिर धीरे धीरे कैसा है ना, मेरा जो व्यक्ति महत्व है, शराबी का जो व्यक्ति महत्व है, वो बहते जाने वाला व्यक्ति महत्व है। मैं किसी भी चीज में जाता हूँ ना तो पूरी तरह से बह जाता हूँ। शुरुआत हर चीज की थोड़े से होती है, और फिर जब मैं बहुत लंबा घुस जाता हूँ फिर मेरे को उस चीज का एहसास होता है। यही इस मामले में हो सकता है, गैम्बलिंग के मामले में हो सकता है। तो मुझे इसके बारे में जरा मैंने देखा, सोचा, थोड़ा सा लिख के निकाला, और मुझे ये बात समझ में आ गई कि बस मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से बीमारी है। क्योंकि मुझे करना क्या है, एक दिन के हिसाब से शराब से तो दूर रहना ही रहना है, लेकिन सेम टाइम पे मुझे बीमारी नहीं प्रैक्टिस करनी है, और वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कल कहा था कि मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि तू ऑब्सेशन से रिकवरी कर और अपने ऊपर कुछ कंपल्शन लगा। और अगर ये मैं नहीं करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर कोई पुरानी धारणाएं वापस से जन्म लेने वाली है। और ये कैसा है ना, मेरी बीमारी है ना, वो अपने आप आती है। जैसा बोलते हैं ना कि रेगिस्तान के अंदर जो भी पेड़ आते हैं वो कोई लगाते नहीं है, वो अपने आप उग के आते हैं। या खेतों में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो झाड़ आते हैं वो अपने आप उग के आते हैं, उसको लगाने नहीं पड़ते, जंगली घास अपने आप उग के आती है। तो मेरा पर्सनैलिटी भी है जहाँ पर नकारात्मक चीजों की पैदावार होती रहती है, और उसके लिए मुझे जो एक दिन मिलेला रहता है वो उसके ऊपर काम करने के लिए मिलेला रहता है। मुझे सतत अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ पे मुझे गड़बड़ी लगती है वहां पर मुझे इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना चाहिए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मेरे स्पॉन्सर से मदद लेना चाहिए। क्या होता है, इस तरीके की कोई पूर्व धारणा है मेरे दिमाग में आने की चांसेस है, और वो अगर रहेगी तो मैं कार्यक्रम पे भी चलते रहूंगा, लेकिन क्या होएगा कि मैं एक रिजर्वेशन रखूंगा, और वो रिजर्वेशन मेरे जिंदगी में फिर आएगी, क्योंकि मुझे ये कभी नहीं भूलना है कि मेरी जो बीमारी है वो परमानेंट है,
और वो मेरे साथ ही रहने वाली है। और मुझे हर रोज शायद इसके साथ में दो दो हाथ करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, अवेयरनेस ये चाबी है। मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि गोपी चौकन्ना रहना है, पूरी तरह से चौकन्ना रहना है और देखना है कि भैया मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर जो कुछ भी उथल पुथल चल रही है वही मेरे जिंदगी में उसी के वजह से मैं कुछ कोई तो भी एक्शन करने वाला हूँ, और उसी एक्शन का मेरे को एक तो सकारात्मक या तो नकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। दूसरे मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि भैया शराब से तो दूर रहना ही रहना है, सेक्स में तो काम करना ही करना है, लेकिन रिकवरी के लिए एक आध्यात्मिक और भावनिक बदलाव मुझे लाना पड़ेगा। और वो किस तरीके से लाना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे कहा था कि गुप्ती, राइट एक्शन करेगा तो राइट फीलिंग आएगी। अभी उन्होंने मुझे उदाहरण दिया ऐसा कि गुप्ती जब रात को शराब पीता था तो सुबह में क्या महसूस होता था। तो सुबह में जाहिर सी बात है कि पश्चाताप लगता था, अपराधीपन लगता था, ऐसी सब नकारात्मक भावनाएं आती थी। और फिर जब मैंने पीना बंद कर दिया और जब मैं अपने ऊपर काम करना चालू कर दिया तो धीरे धीरे मेरे अंदर सकारात्मक भावनाएं चालू हो गई। अभी जैसे कल रात को हमारा मीटिंग हो गया, के बाद में मैं खाना खाया, घर वालों के साथ में बैठ के बातचीत किया, बहुत अच्छे तरीके से ये हुआ। और सुबह में जब उठा तो मुझे एकदम अच्छा लगा, फ्रेश लगा। कहीं पे भी मैंने देखा कि कल का दिन या इवन आज का दिन मैंने किसी भी तरीके का आत्मकेंद्रितपना नहीं किया। आज मैंने कुछ देने की बात करी, किसी से लेने की बात नहीं करी। तो ये जो मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि एक्शन राइट तो फीलिंग राइट, और फीलिंग राइट तो थॉट राइट, तो ये एक दूसरों के साथ में जुड़ा हुआ है। जब मैं किसी को मदद करता हूँ, किसी भाई को जाके मैं 12 स्टेप को कॉल के लिए जाता हूँ, उसको जाके मैसेज देता हूँ, उसको अपने साथ में मीटिंग को लेके आता हूँ, और वो भाई जब सोबर रहना चालू कर देता है तो मुझे अच्छा लगना लगता है। मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि मैंने उसको सोबर किया, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक माध्यम बनाया और मैं किसी के काम आ सका। मैंने आज कुछ तो भी देने की बात करी, ये जो राइट एक्शन वाला पार्ट है। तो मेरे स्पॉन्सर का कहना ये था कि नंबर एक, शराब से दूर रहना, और नंबर दो, चाहे कुछ भी हो जाए तेरी एक्शन राइट होनी चाहिए। और एक्शन के सामने तू पावरलेस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बाकी के सभी जगहों पे पावरलेस हूँ, लेकिन मैं मेरे राइट एक्शन के ऊपर पावरलेस नहीं हूँ। भले मेरे दिमाग में कुछ भी विचार आने दो, मेरे अंदर भावनाएं कुछ भी आने दो, लेकिन जब तक मैं एक्शन नहीं करता हूँ तब तक मेरे को उसके कुछ गंदे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो एक्शन राइट करते रहना ये मेरे हाथ में है, जिसके ऊपर मैं अदबल नहीं हूँ। तो उनसे ये जब मैंने करना चालू किया ना, तो धीरे 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 जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खुद के बारे में, जो शराब बंद करने के बाद में भी जो मैं थोड़ा बहुत दुखी था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखने लगा कि मुझे ऐसा दिखाई देने लगा कि यार नहीं, अब जरा ना मेरा ये अच्छा चल रहा है। अब दोस्तों ये सारी चीज जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरे स्पॉन्सर कह रहे हैं या कहीं मैं किसी भाई की शेयरिंग से सुनता हूँ और वो पार्ट मुझे अच्छा लगता है, और वो जब मैं मेरी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करता हूँ, प्रैक्टिस में लाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो एक प्रकार का मैंने समर्पण करना चालू कर दिया कि अब मेरा ज़िंदगी जो चल रहा है वो समर्पण की ज़िंदगी से चल रहा है। और ये समर्पण मेरा वैसे ही चलते रहना चाहिए जैसे मैं पहले दिन किया था, शुरू के दिन में किया था, और वो आज भी मेरा वैसे ही चल रहा है। और कई बार ऐसा मन में मेरी बीमारी मेरे को बोलती क्या अभी भी समर्पण करना। नहीं, समर्पण कौन करता है? जो डरपोक है, कमजोर है,
यहाँ अभी कमजोर और डरपोक का सवाल नहीं। कमजोर और डरपोक का सवाल किस पर आता है कि मुझे किसी चीज से थोड़ी ना लड़ना है, मैं किसी चीज के सामने थोड़ी ना हार मान रहा हूँ। मैं एक ऐसे बीमारी से ये पीड़ित हूँ जो कि मेरे अंदर ही है। बीमारी कहीं बाहर नहीं है, तो बीमारी मेरे दिमाग के अंदर है, मेरे दृष्टिकोण के अंदर है, मेरे सोच के तरीके में, मेरे। तो ये बात जब मैं अपने आप को बताता हूँ और मैं समर्पण करता हूँ, तो दोस्तों मेरे जिंदगी में कुछ अच्छे परिवर्तन आने चालू हो जाते हैं। और ये परिवर्तन मैं क्या करता हूँ, तो मैं मीटिंग में जाकर मैं शेयरिंग करके लोगों के साथ में अपने अनुभव बांट के ये सब करना मैं चालू करता हूँ। क्योंकि समर्पण का मतलब ही ये है कि मैं बरोबर टाइम पे मीटिंग पे पहुंच जाऊँ, मीटिंग से पहले थोड़ा सा पहुंचूँ, उस मीटिंग की अरेंजमेंट कुछ करूँ, नहीं? क्योंकि मुझे वहाँ से मदद मिलने वाली है। मुझे कितने ही साल क्यों नहीं हो जावे, कितना ही साल में सोबर क्यों नहीं हो जाऊँ, मुझे हमेशा मदद चाहिए। मेरी बीमारी परमानेंट है। और दोस्तों जब मैं ये सारी चीजें मैं करते रहता हूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं सच में मेरी हतबल कबूल करता हूँ। और ये हतबलता कबूल करने के बाद में मेरे जिंदगी में मेरे को एक जबरदस्त तोहफा मिलता है। और वो तोहफा ये है कि मेरा ऑब्सेशन निकाल दिया जाता है। और मेरे को ऑब्सेशन जब निकल जाता है, तो मेरे को थोड़ा सा और राहत मिलता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत, अगर ऑब्सेशन निकल गया तो मेरी अब जान बच सकती है। हाँ, अभी तक दारू पीने का ख्याल नहीं आया है, ऑब्सेशन नहीं आया है। ये जो पार्ट है मेरे को है, लेकिन ये कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं कदम को सही तरीके से करके जाता हूँ, तो क्या होता है कि ये मेरा जो ऑब्सेशन निकला हुआ है वो निकला ही रहेगा। और दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में आई कि भैया मुझे अभी समर्पण जो मैंने किया है, ऑब्सेशन मेरा निकल रहा है, लेकिन असली समर्पण कब चालू होता है? जब मैं मेरे जिंदगी में एक स्पॉन्सर लेता हूँ। ये अल्कोहलिक ना बहुत ईगोइस्ट रहता है, मेरे साथ शराबी। वो कहाँ किसकी सुनने वाला है ना, कि कोई बोलेगा और उसकी सुनेगा, या हर बात उसको पूछ के करने का। ये मेरा जो अहंकार रहता है ना, वो मेरे को इजाजत नहीं देता है। और यही कहीं ना कहीं मेरा ईज़म है, मेरे को लगता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं स्पॉन्सर लेता हूँ, और हर चीज करने से पहले, मतलब अभी छोटी मोटी चीजें पूछनी नहीं है मुझे कि आज मैं चाय पीऊँ क्या, नाश्ता करूँ क्या, खाना खाऊँ क्या, ड्रेस कौन सा पहनूँ, ये सब चीज वो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं रोजमर्रा से हटके कोई भी चीज करने को जा रहा हूँ, तो ये मुझे पूछना जरूरी है। क्या होता है दोस्तों, मेरा एक तजुर्बा है। 97 में मेरा एक, मुझे लड़का हो गया। मैं 93 में सोबर हो गया। मेरे 4 साल की सोबरिटी में मेरे को लड़का हो गया। और लड़का 1 साल का हो गया तब मैं 5 साल के रिकवरी में था। और तब मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया और स्पॉन्सर को बोला कि मेरे लड़के का बर्थडे है और आप जरूर आना। और मैंने इस तरीके से खाने की व्यवस्था की हुई है। और मेरे स्पॉन्सर को मेरी आर्थिक अवस्था के बारे में पता था, कि मेरा जो मुझे इनकम मिल रहा था उससे मेरा घर जैसे तैसे चल रहा था। और मैं कई बार मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे स्पॉन्सर से बात कर चुका था। और उसके बावजूद भी जबकि मैं मेरे स्पॉन्सर को बोलता है, तो मेरा स्पॉन्सर बोला पैसा कहाँ से ला रहा है, और किसका बर्थडे है? मेरे लड़के का बर्थडे है। मेरा लड़का कितना बड़ा है? बोला 1 साल का है। बोला 1 साल के बच्चे के लिए तू इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करने को जा रहा है, उसके लिए पैसे कहाँ से ला रहा है? कहा कि 10,000 रुपये मैंने
ब्याज पे लिए 10,000, 10 रुपए थे। तो बोला पागल है क्या तू? तो मैं बोला नहीं पागल क्या है, अभी इतने दोस्तों के बच्चों के बर्थडे में मैं गया है, उनके घर मैंने खाना खाया है, तो अभी मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैंने देना चाहिए ना। और मेरा स्पॉन्सर बोला पागलपंती मत कर, तेरी आर्थिक अवस्था खराब चल रही है और तू काहे के लिए ये सब झंझटों में पड़ रहा है। तो मुझे दोस्तों ऐसा लगा कि यार ये स्पॉन्सर है क्या है यार, मेरी जिंदगी के अंदर ना इंटरफेरेंस करता है, मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर इसने नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो जो बंदा बोल रहा था मेरे भले के लिए बोल रहा था, मेरा ये करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मेरी जो विचारसरणी है, देखो अभी भी मैं 5 साल शराब से दूर हूँ, लेकिन मेरा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, तो कहाँ समर्पण हुआ है मेरा, बताओ ना। तो स्पॉन्सर तो मैंने लिया है, तो स्पॉन्सर का के लिए लिया है, लोगों को दिखाने के लिए, शो पीस के लिए क्या, या वो उसका वापर करने के लिए। दोस्तों मैंने नहीं माना, और उसका परिणाम क्या हुआ, तो मुझे और 3 साल के लिए वो पैसे चुकाते चुकाते मेरी हालत एकदम खस्ता हो गई। और मेरे स्पॉन्सर मेरे को बोल रहे थे अरे क्या है गोपी, तेरे को मैं समझा रहा था। और दोस्तों वो एक बुरे तजुर्बे के बाद में मैंने सीखा क्या है, समर्पण बोलना आसान है, और वो समर्पण में जिंदगी जीना, ये थोड़ा मुझे उस टाइम पे लगा कि यार हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला। और उस दिन मैंने दोस्तों कान पकड़ लिया कि बस अब इसके बाद में ना स्पॉन्सर की बातें सब सुनना। वो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। अब मैं एक अनुभव से सीख गया, और उसके अंदर जो मैंने बिताए 3 साल, मतलब 8 साल की रिकवरी में भी मेरे जिंदगी में क्या बोलेंगे, प्रेशर रहता था, तनाव रहता था। अब ये तनाव आया कहाँ से, किसने क्रिएट किया? अब बीमारी को नाम देना, अ, किसको, स्पॉन्सर को बोलना, हायर पावर को बोलना, नसीब को बोलना, ये कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ। और फिर मैं कई बार बोलता हूँ दूसरों के ऊपर मैं ब्लेम करता हूँ, ये करता हूँ। क्या किया, तो मैंने जो समर्पण किया था उसको ठीक तरीके से नहीं निभाया, और उसका ही परिणाम मुझे ये मिला। अब ये एक सिंपल सा फंडा है जो मुझे समझना चाहिए था, पर मेरे जैसा बेवकूफ बेवड़े को समझ में ही नहीं आता, और मैं अपनी चलाते रहता हूँ। बिग बुक में जो बोला है सेल्फ विल रन राइट, ये जो मेरा बड़ा प्रॉब्लम है ना, मेरे को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं दोस्तों वहां से मैंने वो काम करना चालू किया। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने ये बात चालू करवा ली। अब दोस्तों क्या है, तो स्पॉन्सर लिया हुआ है, लेकिन स्पॉन्सर बोल रहा है का उस पर भरोसा नहीं। लेकिन जब मैं मेरे स्पॉन्सर की बातें सुनना चालू करता हूँ ना, तो मेरे और मेरे स्पॉन्सर स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के जो रिलेशन है, वहाँ पर मेरा ट्रस्ट डेवलप होता है, मेरा भरोसा तैयार होना चालू होता है। अब मैंने क्या किया, तो मैं मेरे विचारों पर नहीं चलूंगा, अब मैं मेरा स्पॉन्सर जो भी मुझे बताएगा उसके ऊपर मैं चलूंगा। अभी यहाँ पर ये करने से क्या हुआ, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो मुझे बताया हुआ जो दूसरा एक आध्यात्मिक टूल है, जिसको हम लोग ओपन माइंड कहते हैं, यहाँ पर सामने वाले की बात सुन के वो चलना, उसको ओपन माइंड बोलते हैं, और वो अपनी नहीं चलाना। तो दोस्तों ये बातें मैंने जब करना चालू करी, तो मेरे को ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात मेरे को ये भी समझ में आई कि बस मैं शराब पी के किस तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और फिर मैंने अपनी चलाकर मैंने अपनी परिस्थिति किस तरीके से कर ली थी। और मेरे को ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि बस मेरे अल्कोहलिज्म की बीमारी ने मेरे को कहाँ तक लाया। तो मुझे एक बात दूसरी समझ में आई कि बस अगर आज का दिन मुझे अगर अच्छा बिताना है, तो आज का दिन मुझे समर्पण में जीना पड़ेगा।
जो एक अल्कोहलिक होने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि कुछ चीजें मुझे करनी चाहिए और कुछ चीजें मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, डूज और डोंट्स। और जब मैं इनका पालन करना चालू करता हूँ तब जाके मेरे जिंदगी के अंदर वो समर्पण चालू होता है। और ये समर्पण के वजह से मुझे धीरे धीरे रिलीफ मिलना चालू होता है। लेकिन ये रिलीफ मिलता है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी रिकवरी एकदम स्मूथली चलने वाली है। अभी भी मेरे साथ में ऐसा होना चालू हो गया कि मैं कुछ साल सोबराइटी में था और मेरे भूतकाल में किए हुए कांड वो कभी कभी मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे। और वो खड़े होने के बाद में मेरे को उसका सामने कैसा करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, या फिर मेरे कुछ स्वभाव के ऐसे पार्ट रहते हैं मैं कभी कभी कुछ कर डालता हूँ जिसके कुछ परिणाम मेरे को भोगने पड़ते हैं। तो ये सब चीज का सामना करने के लिए स्पॉन्सर मेरा मेरे को काफी टाइम पे दिलासा देते रहता है। क्योंकि अगर मैं उनके साथ में बातचीत करता हूँ, उनको जाके अपनी शेयरिंग करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार रिकवरी में ये सब आते रहते हैं और चिंता मत कर, और ये सारी चीजें जो आ रही है तुझे ये मजबूती की तरफ लेके जा रही है। और तभी मैंने एक सोचा कि मतलब यार मेरे को तकलीफ हो रही है और स्पॉन्सर को लग रहा है कि मेरी रिकवरी मजबूत हो रही है। पर दोस्तों सच था कि मेरे स्पॉन्सर सही थे, क्योंकि मुझे आज वो महसूस होता है कि वो सारी परिस्थितियों से अगर मैं नहीं गुजरा रहता था तो आज मैं इतना स्ट्रांग नहीं होता था। अब दोस्तों रिकवरी पे मैं आ गया हूँ, मैं फर्स्ट स्टेप अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को समस्याएं नहीं आएंगी। समस्या तो आएगी। अभी जैसे हमने देखा कि कोरोना आ गया अचानक से तो सभी को समस्या आ गई। तो वैसे ही मेरे जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। तो मुझे उन सब चीजों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और मैं दोस्तों हमेशा तैयार रहता हूँ कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, आएंगे तो अपन प्रोग्राम की मदद से, हायर पावर की कृपा से अपन इसका सामना करेंगे, अभी उससे भागेंगे नहीं। और दोस्तों ये जैसे जैसे मैं ये करने का प्रयास करते रहता हूँ तो क्या होता है, तो मैं मेरे अ, बीमारी के प्रति मेरा अवेयरनेस बढ़ाता हूँ, मेरी जागरूकता बढ़ाता हूँ। और ये जागरूक रहना कि अल्कोहलिज्म की जो बीमारी है वो अनेक एंगल से आ सकती है। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मछली फंसती है कांटे में, और वो कांटे में नहीं कांटे की वजह से नहीं फंसती है, वो आटे की वजह से फंसती है। तो मेरी बीमारी कई बार ऐसे आटा लगा के आती है और आटे में छुपा हुआ कांटा मुझे दिखाई नहीं देता। तो मुझे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और दूसरी चीज जो मुझे करनी चाहिए, जो मैं हमेशा करता हूँ, कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भैया हर चीज करने से पहले तू रुक, जरा सोच और फिर कर। और नहीं समझ में आता है तो मदद। अब तो ये करने के बाद में भी अगर मैं यहाँ तक भी चल रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अब प्रोग्राम पे आ गया हूँ, मैं सोबर हो गया हूँ और मेरा सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है। हाँ दोस्तों ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी जो बीमारी है कई प्रकार से ना वापस मानसिक खिंचाव के रूप में या फिर कंपल्सिव एक्शन के रूप में वापस आ सकती है, और जिनका शराब के साथ में कोई संबंध नहीं। मतलब कोई ऐसी और बातें जहां पर मैं ऑब्सेसिवली और कंपल्सिवली बिहेवियर करते हुए अपने आप को पाऊंगा। और मुझे तो ये चीज के बारे में देखना पड़ेगा। दोस्तों मेरे साथ हुआ ऐसा। क्या हुआ, नौ नौ एक साल की सोबराइटी हो गई थी, 9-10 साल की सोबराइटी हो गई थी मेरे को। दो बच्चे भी हो गए थे। और एक मेंबर था जो मीटिंग में आता था, और मुझे पता था कि उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
और वो मेरे साथ में आके शेयर करता था। और वो क्या शेयर करता था आके कि उसका एक किसी औरत के साथ में प्रॉब्लम चल रहा है। अ, और वो आके मेरे को बता देता था। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आना चालू हो गया कि यार गोपी, तू वेश्याओं के पास गया, सब किया, ये सब हुआ, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को भी एक दो टाइम ऐसा कोई तो भी चांस मिला था, और मैं तभी नहीं कर रहा था। लेकिन ये मेंबर का देखने के बाद में बोले यार ये कर रहा है, ये थोड़ी ना पी रहा है, ये खाली बुकेट स्पॉन्सर ऐसा ऐसा बोलते रहता है, क्या फर्क पड़ता है, चलो अपन भी ट्राई करेंगे। और ये जो बोला है कि मेरी बीमारी कई प्रकार से मानसिक खिंचाव के रूप में और अनिवार्य क्रियाओं के रूप में उभरती है। तो मेरा वो ऑब्सेशन चालू हो गया है, और मैंने उधर जाके हामी भर डाली। और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं यार अभी वापस से जवान हो गया हूँ। जवान मतलब कोई इतना ही बूढ़ा नहीं था तभी, लेकिन मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एकदम टीन एज के अंदर आ गया हूँ, और मैं तो गाने में मस्त रहने का, और फोन पे बातचीत करते रहने का, कभी तो भी मिलने का, कभी तो भी लेके जाने का लॉज पे ये। लेकिन मेरा पूरा जो थिंकिंग था वो उसी तरीके से गंदे पैटर्न में चल रहा। हाँ, अब पहले मैंने स्टेप्स किए हुए थे, मैंने 4 स्टेप्स किए हुए थे, और स्पॉन्सर था मेरे साथ में। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पॉन्सर से जरा दूर रह रहा था, बहानेबाजी कर रहा था, थोड़ा मीटिंग मीटिंग टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन मेरे स्पॉन्सर ने पकड़ा, बोले क्या है वो भी तेरा आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बोला नहीं, मेरे को एक बात बोलनी है आपको, और लेकिन कैसे बोलूं, क्या करूं। और फिर मैंने वो बात बोल डाली। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला टोटली बंद करने का ये। बोला अब इसको कैसा बंद करूं। मेरे स्पॉन्सर ने बोला पहले कॉल नहीं उठाने का, धीरे धीरे प्रेयर कर, ऊपर वाले से ये कर, और एक एक दिन का हिसाब करना चालू कर, और सामने वाले को बोल दे और मेरे घर के अंदर पता चल चुका है, और मुझे ये संबंध नहीं रखना है। और दोस्तों ये तो के वजह से जो तकलीफें हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अभी, उसको सब डिटेल में बातें करते बैठूंगा तो और बहुत समय जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी जो बीमारी है जो मेरे साथ में आती रहती है, और ये बीमारी का शराब से सीधा कुछ संबंध नहीं रहता है। अभी यहाँ पर मैंने किसी और के बारे में बात किया, कोई हो सकता है कि कोई मेरे कई ऐसे मेंबर है जो जिन लोगों ने मेरे साथ में शेयर किया है। कोई जुगार में जाके फंसा है, कोई पैसों के मामले में जाके फंसा है। ऐसे कई मैंने मेंबर लोगों की शेयरिंग सुने। तो ये जो मेरी बीमारी फिर से नए नए रूप में आ सकती है, नए नए वेरिएंट बीमारी लेके आती है। और इसके प्रति भी मुझे मेरी हतबलता कबूल करनी पड़ेगी, और मुझे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे अंदर में का जो एक खालीपन है, वो खालीपन चलेला रहता है, और उसको मैं ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं भरने का प्रयास करूँ। दोस्तों क्या होता है कि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि कुछ सालों के सोबरिटी के बाद अभी भी मेरा लाइफ अनमैनेजेबल है। और अभी जो मेरा जीवन अस्त व्यस्त है वो अस्त व्यस्तता शराब की वजह से नहीं है। अब मेरी कुछ तो भी अपना सेल्फ फील चलाने की वजह से, स्पॉन्सर की बातें नहीं सुनने की वजह से, या किसी न किसी तरह से बीमारी प्रैक्टिस करने की वजह। और मैंने कहीं तो भी लिटरेचर में पढ़ा है कि रिकवरी के कई सालों के बाद भी समस्याओं के ढेर बनेले रहते हैं। मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, और प्रॉब्लम पहाड़ की तरह बनेले रहते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम से कैसे इनका सामना करने का, कैसे इनको हैंडल करने का, और इतना ये
दर्द भरा अनुभव रहता है, दर्द भरा तजुर्बा रहता है कि जिसके वजह से मैं मेरे जिंदगी के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव कर ही नहीं पाता हूँ, कुछ रचनात्मक कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या है कि रिकवरी में आने के बाद में, सोब्रिटी में आने के बाद में मेरे जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव कुछ तो भी होना चाहिए। क्या है, मेरा जो पर्सनैलिटी है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी जो है, उसकी सत्यानाशी करने वाला जो व्यक्ति महत्व है, ये अगर मेरा चल रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ ना अपने आप को कि मैं रिकवरी पे हूँ करके। हाँ, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ और सीधी बात है यार दोस्तों, आज एक बात बोलना चाहूंगा मैं। यार आज मेरे को शराब नहीं पीने के लिए ना बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। और आप भी शायद इस बात से सहमत हो गए कि शराब नहीं पीने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं। वो एक टाइम ऑब्सेशन निकल गया, और मैं अगर मीटिंग को जाते रहा तो मैं शायद पता नहीं 30 साल 50 साल या जितने भी साल ऊपर वाला रखेगा उतना साल तक मैं सोबर ही रहूंगा। तो उसके लिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरा क्या है, तो मेरा बीमारी प्रैक्टिस करना ये प्रॉब्लम है। और किसी भी तरीके का ऑब्सेसिव थिंकिंग कंपल्सिव एक्शन, या इम्पल्सिव थिंकिंग कंपल्सिव एक्शन, ये जो मेरे बीमारी का पार्ट है, और इनके सामने मैं हतबल हूँ। और मुझे ये देखना पड़ेगा क्या होता है, इन सब छोटी मोटी चीजों के वजह से धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां करते रहूंगा मैं, और मेरे को प्रॉब्लम आते रहेंगे, और प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, और वो इतने बढ़ जाएंगे कि मैं वो प्रॉब्लम के नीचे दबा पड़ा रहूंगा। और तब मैं क्या कर सकूंगा मेरे जिंदगी में? और फिर मैं लोगों के तरफ कहते रहता हूँ कि यार इसका अच्छा चल रहा है, उसका अच्छा चल रहा है, और मेरा ही अच्छा नहीं चल रहा है। अभी यार ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ तो किसको मैं चुतिया बना रहा हूँ, मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूँ? मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ। तो ये बातें मुझे देखनी पड़ेगी, और इनमें से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, ये 9-10 साल की रिकवरी के बाद में मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आए थे, और मैं उसमें से बाहर निकला दोस्तों। अब मैंने बोला कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा। अब मेरे को बीमारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे वो जो बीमारी के पहले जो 3 पहलू है वो समझ में आ गए तो मुझे बीमारी समझ में, क्योंकि बीमारी अलग अलग रूप धारण करके आती रहती है, और मुझे उसके बारे में देखना पड़ेगा। क्या रहता है, थोड़ा टाइम हो जाने के बाद में, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया है एज ए स्पीकर बोल के, तो ऐसा कहीं ना कहीं मैं जाता था तभी भी, जाने का, शेयरिंग करने का। और लोगों ने बोले बोले हाँ यार गोपी भाई भारी शेयरिंग हो गया। तो मेरा शेयरिंग क्या रहता था, वो लोगों को दिखाने के लिए रहता था। मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ वो मैं बताता नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं इतने साल के सोब्रिटी में भी मैं अपने आप का उल्लू सीधा कर रहा हूँ। और मैं काय का प्रामाणिक हूँ, काय का मैं ईमानदार हूँ, ये चीजें मुझे अच्छे तरीके से देखनी भी पड़ेगी, शेयर भी करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं किसी और का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, और सेम टाइम पे अगर मैं इस तरीके का हूँ तो इसका सीधा परिणाम मेरे फैमिली मेंबर को होने वाला है। क्योंकि मैं अगर दुखी रहूंगा, मैं अगर उदास रहूंगा, तो मेरे फैमिली मेंबर भी वैसे ही रहने वाली है। अभी ऐसे परिस्थिति में मैं क्या रहने वाला हूँ? मैं चिड़चिड़ापन करूंगा, मैं कुछ तो भी बक दूंगा, गुस्सा करूंगा। ये क्या चल रहा है ना यार? ये कोई रिकवरी हो गई? ये कोई सोब्राइटी हो गई? अब मैं करूंगा सब मैं, और उसके परिणाम दूसरे हो गए। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा, अभी जैसा मैंने कहा कि 8 9 10 साल के सोब्राइटी में हूँ, तब तक मैं स्पॉन्सर भी बन गया हूँ। तो मैं मेरे स्पॉन्सिस को क्या दूंगा? मेरे पास ही कुछ है नहीं, मेरा ही जिंदगी में कचरा भरा पड़ा है, तो मैं उनको भी कचरा ही पास करने वाला हूँ ना। तो तो यहाँ पर वापस मुझे वो स्पॉन्सर काम में आए, और मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि गोपी, वापस से जैसा पहला आया था
नए सिरे से वापस से चालू कर, और अभी वापस से मैं पहला स्टेप लिखना चालू कर। मैं बोला हाँ यार, नहीं मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अनमैनेजेबिलिटी इतनी बढ़ गई है, अ, अब दारू की वजह से नहीं, अब मेरी हरकतों की वजह से। तो वापस से मैंने वो चालू कर दिया, वापस से मैंने 12 स्टेप कॉल ज़्यादा बढ़ा दिए। वापस से मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि 90 डेज 90 मीटिंग। और दोस्तों मैं वो करते गया धीरे धीरे, मैं शेयर करते गया, मैंने बोला मीटिंग में। तो अब दोस्तों का या अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इतना मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, या आप लोगों ने इतना कुछ मुझे दिया है। मैं ऐसी हरकतें किया और फिर भी आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मेरे को प्यार दिया, मुझे ऐसा नहीं बोला क्या रे गोपी रिकवरी पे रह के ऐसा करने का रहता है क्या। ऐसा कुछ किसी ने मेरे को बोला नहीं, और सभी ने बोला यार ठीक है गोपी, होता है, चल, सुबह का बुला शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। तो दोस्तों ये अपनी जो फेलोशिप है कितनी बढ़िया फेलोशिप है ना। तो ये जो मेरा आध्यात्मिक खालीपन को मैं अलग अलग चीजों से भरने की कोशिश कर रहा था, अब मैंने उसको सही तरीके से भरना चालू किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे इस बार, मतलब ये जो 9-10 साल के सोबराइटी के बाद, मुझे फिर से कुछ महीनों के बाद में धीरे धीरे अच्छा लगना चालू किया। और मुझे एक बात पता चल गई कि बस अभी किसी भी तरीके की भूल और गलती मेरे को परोड़ने जैसी नहीं है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी पूरी तरह से फट चुकी है, पहले दारू ने फाड़ चुका है, और अब रिकवरी में आने के बाद में ए ने जो बताया है जीवन पद्धति वो नहीं अपनाने के वजह से, या स्पॉन्सर के बातें नहीं सुनने के वजह से जिन चीज़ों के परिणाम मैंने भोगे हैं, वो अब मुझे नहीं करना है। और दोस्तों तब से दोस्तों मैंने फिर से वन डे एट अ टाइम ये शुरू कर दिया। और आज वो सब चीज़ों को भी फिर से 18-19 साल हो गए। और क्योंकि अभी मेरा 28 साल का सोबराइटी हो चुका है, 29 में चल रहा है। तो भी दोस्तों उसके बाद में मेरे से कुछ ऐसी गलती नहीं हुई, मैंने पूरी तरह से चौकन्ना रहकर, और वो वन डे एट अ टाइम, एक दिन के हिसाब से मैं आज भी वैसा ही बिताता हूँ कि बस मुझे ज़्यादा दूर का सोचने का नहीं है। मेरा स्पॉन्सर कहते थे गोपी, गाड़ी की हेडलाइट जितना तेरे को रोशनी दिखाती है उतना ही देखने का है, दूर देखने को जाएगा तो सामने के खड्डे में गिरेगा। और दोस्तों मुझे ये बात समझ में आ गई, और मैंने वन डे एट ए टाइम को फिर से करना वो चालू कर दिया। और कार्ड चलते रहने वाले, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आज मेरे को, मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास आज सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है चॉइस है। आज मैं सोबर हूँ। आज आप जैसे दोस्त मेरे पास है। आज मेरे पास प्रोग्राम है। आज मेरे पास हायर पावर की कृपा है। तो से ये सब बातें मेरे को ये बात मालूम है। और दूसरी सबसे महत्व की और आखिरी की बात जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि मेरे को ये बात समझ में आ गई कि बस आज तक मैं जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहा था वैसे मैं आगे ज़िंदगी जी नहीं सकता हूँ। और ये जब बात मुझे पूरी तरीके से पड़ जाती है तब मैं दूसरे स्टेप पे जा सकता हूँ। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप को मैंने इसको थोड़े में समझने की कोशिश की, जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था, और वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। पता नहीं मुझे आप लोगों को कैसे लगा, क्या मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।